हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री, जहां हम बात करेंगे स्पेशली मॉनसून की चाल की और उसके असर की, खास तौर से स्विंग के नंबर्स पर। दरअसल देश भर में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। हालांकि जानकारों का कहना है कि जून में औसत से 10% कम बारिश हुई है। साथ ही इससे खरीफ फसलों की बुआई पर भी असर पड़ा है। कई राज्यों में कम बारिश के कारण कई खरीफ फसल जैसे धान, मक्का, तुअर दाल की बुआई टाल दी गई है। साथ ही धान का बुआई रकबा भी 26% तक कम हुआ है। ऐसे में जुलाई में मॉनसून की चाल क्या रहेगी, फसलों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ हैं दो एक्सपर्ट्स जो आपको बताएंगे प्राइस वाइज व्यू। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के एवीपी कमोडिटी रिसर्च वंदना भारती हैं, वेंचुरस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज एनएस रामास्वामी है, साथ ही एग्री इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना हमारे साथ मौजूद रहेंगे और आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आरके जनमनी। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और अगर हम बात करें मॉनसून की, तो मॉनसून की चाल देर तो जरूर शुरू हुई, लेकिन वो तेजी से कवर भी हुई है और अब देश भर में मॉनसून ऑलमोस्ट सभी इलाकों को कवर कर चुका है। अब सवाल ये है कि आगे चाल कैसी रहेगी, क्या हम और यहाँ से फर्दर मॉनसून को पिकअप होते हुए देखेंगे, अल नीनो की कितनी टेंशन है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आरके जनमनी जो आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे एक कॉमेंट ले लेते हैं पहले। जनरल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो स्थिति समझना चाहेंगे मॉनसून की चाल की, इनफैक्ट उनसे बातचीत करेंगे। वरना पहले आपसे जानना चाहेंगे ओवरऑल जो स्विंग के आंकड़े हैं वो कैसे लग रहे हैं, क्योंकि जब मॉनसून देरी से आया तब किसानों को ये सलाह दी गई कि फिलहाल स्विंग थोड़ी सी डेफर कर दें। अब महज 6 दिन के अंदर वो गैप मॉनसून ने कवर कर लिया है, कई जगह स्विंग हुई नहीं है। क्या इम्पैक्ट आप देखती हैं ओवरऑल, फिर चाहे हम राइस की बात करें, पल्सेस की बात करें, क्या व्यू है आपका मौजूदा सिचुएशन पर? दीपाली, मुझे लग रहा है कि राइस में ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि राइस में जो पैडी की सोइंग होती है तो 15-20 डेज यहाँ पे सैपलिंग में लग जाता है, बारिश के बाद भी वो तैयारी होने में। वहां एक कंसर्न है। मुझे लग रहा है कि पल्सेस यहाँ पे कवर कर लेगा, 4 to 5% मुझे माइनस लग रहा है, लेकिन राइस में थोड़ी सी देरी हो सकती है और एरिया को अभी उसको कवर अप करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। रही बात ऑयल सीड्स की, तो ऑयल सीड्स में भी मुझे लग रहा है कि काफी कुछ यहाँ पे कवर हुआ है, तो बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो बुआई है वो यहाँ पे देर से हो रही है और इसका एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी ये बोलने में कि इसका काफी ज्यादा यील्ड पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन नंबर्स यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे, खासकर राइस में, ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल लग रहा है। ओके, तो देखना होगा कि हालांकि आगे के आंकड़े कैसे आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट है। हालांकि अगर हम स्पेशली अगर राइस की बात करें तो यहाँ पर असर क्या रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा। पल्सेस पर नजरें रहेंगी, क्योंकि अगर हम तुअर दाल की बात करें तो यहाँ पर बुआई टलती हुई दिखाई दी है। प्राइसेस ऑलरेडी हमने पल्सेस के काफ़ी सर्ज होते हुए देखे हैं, रिटेल में भी होलसेल में भी। ये पल्सेस को लेकर स्थिति वंदना कैसी लग रही है, अगर हम स्पेशली प्राइस आउटलुक की बात करें? हालांकि देखना होगा कि फाइनल सोइंग नंबर्स कैसे रहते हैं, लेकिन ऑलरेडी प्राइसेस काफी सर्ज हुए हैं। प्राइस कैसे लग रहे हैं यहाँ से आगे जाते हुए? मुझे लग रहा है कि प्राइसेस पे ऑलरेडी यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था और गवर्नमेंट इसके लिए काफी सारे स्टेप्स जो है वो लेने यहाँ पे शुरू कर दिए हैं। अगर आप कल की बात देखें तो वहां पे भी मुझे लग रहा है कि जो इम्पोर्ट है उसको 35% यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है तुअर दाल में। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करना चाहेगी, क्योंकि इलेक्शन ईयर भी है यहाँ पे। और जिस तरीके से एल नीनो की बात हो रही है, तो अगर सप्लाई डेफिसिट होता है ये तो ग्लोबल सप्लाई डेफिसिट होगा, और जब मामला ग्लोबल डेफिसिट का होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न बढ़ जाता है, क्योंकि इंपोर्ट पे भी हम बेस्ड नहीं रह सकते। तो इन एडवांस यहाँ पे 35% यहाँ पे इंपोर्ट तुअर दाल में बढ़ाने की यहाँ पे बात हुई है। अगर समय रहते यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से एक जो कैप है इन्फ्लेशन पे वो यहाँ पे लग सकता है, फूड इन्फ्लेशन पे। तो गवर्नमेंट प्रोएक्टिव स्टेप यहाँ पे ले रही है और जो प्राइसेस हैं वो मुझे लग रहा है कि फिर भी यहाँ पे रिएक्ट करते हुए 4 to 5% तक का जो इजाफा है पल्सेस में खासकर वो देखने को मिल सकता है। लेकिन रही बात अगर ऑयल सीड्स की, तो ऑयल सीड्स पे मुझे दीपाली लग रहा है कि मस्टर्ड में एक पॉजिटिव रिएक्शन यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि मानसून सीजन में एक कह सकते हैं कि सीजनल डिमांड आती है यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल की, तो उसमें ज्यादा इम्पैक्ट आएगा एज कम्पेयर टू अदर ऑयल जैसे सोया ऑयल है या पाम ऑयल है। तो मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में, इस काउंटर में मस्टर्ड सीड में भी एक 4-5% तक का जंप आता हुआ हम देख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर वंदना ने प्राइसेस के हिसाब से इम्पोर्टेंट बात कही है। पल्सेस के प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुके हैं,
तुअर जैसी दाल थोड़ी सी और ऊपर भाव यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन ऑयल सीड्स पर भी इम्पैक्ट दिखेगा, जिसमें मस्टर्ड एक है जहाँ पर भाव बढ़ते हुए आगे दिखाई देंगे। लेकिन कितने बढ़ सकते हैं, क्या स्थिति है, इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करके जाने की कोशिश करते हैं। पहले हम चलते हैं आर के जन्म जी के पास। जन्म जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है फिलहाल मॉनसून की। डिले जरूर था 8 दिन का, लेकिन तेजी से कवर हुआ है वो कैप सिर्फ 6 दिन के अंदर। फिलहाल की स्थिति क्या है, कैसे मॉनसून की चाल जुलाई में रह सकती है? देखिए, जून महीने में जो अभी तक जो जुलाई आज 3rd है, रेनफॉल इंप्रूविंग। अभी जो ऑल इंडिया रेनफॉल अगर टोटल एवरेज लेंगे 1 जून से 3rd जून -8% है, बिलो नॉर्मल। तो इंडिया तो भी हम अगर देखेंगे रेनफेड एरिया जो है, जैसे मेनली सेंट्रल इंडिया है, काफी रेन हुआ है। विपर्जय से हुआ था पहला फर्स्ट हाफ ऑफ द जून, और वही रेन सस्टेनिंग रहा जून का सेकेंड हाफ में। चाहे राजस्थान का बात करें, गुजरात का बात करें, मध्य प्रदेश बात करें, छत्तीसगढ़, तो मैक्सिमम एरिया जो रेनफेड एरिया है इंक्लूडिंग राजस्थान है गुड रेन। तो ओनली प्रॉब्लम जो है पेनिनसुलर इंडिया का कुछ हिस्सा है, जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, विदर्भ, मराठवाड़ा, ये एरिया में डेफिशिएंट रहा है। लेकिन अभी आगे जैसे सेल आ रहा है, प्रेजेंटली मेनली जो वार्निंग हमारा ऑरेंज कलर जा रहा है मेनली महाराष्ट्र का है, और उसके साथ साथ वेस्ट कोस्ट का है, गुजरात का है। रेन थोड़ा अभी रिड्यूस हुआ है, लेकिन फिर दोबारा सिस्टम फॉर्म हो रहा है, इसलिए 4-5 तारीख को फर्दर सेंट्रल इंडिया में फिर न्यूज फेल आएगा। तो ये अगर टोटल देखा जाए तो मानसून का स्थिति ठीक है, और जुलाई महीना के लिए तो हम लोग दिए हैं नॉर्मल रहेगा, और इनफैक्ट अच्छा बारिश होने का संभावना है। क्या ओके, तो जुलाई में मॉनसून बेहतर रहेगा, बारिश अच्छी होगी। अच्छा, फिर अल नीनो को लेकर कोई चिंता है क्या, कोई संभावना आगे जाते हुए दिख रही है क्या? जो जैसे हमारा एंड में रिव्यू होता है, क्योंकि एलिनो जो है ये कोई छोटा चीज नहीं होता है, ये ग्लोबल वेदर को अफेक्ट करता है जरूर, बट उसका अपना डेफिनेशन है। अभी तक जो एलिनो है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी कुछ कैलकुलेशन रहता है। जैसे 3 महीने का जो रनिंग एवरेज है, इक्वेटोरियल जो टेम्परेचर होता है पैसिफिक का, इस पर मोर देन 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, वो अभी तक वो पहुंचा नहीं है। तो इसलिए हम लोग भी एलिनो न्यूट्रल में है अभी बोल रहे हैं अभी तक। अभी जुलाई एंड में फिर भी वो होगा। तो अभी तक जो रेनफॉल आ रहा है वो ठीक ठाक है, और जुलाई में भी ठीक रहेगा। प्रेडिक्शन जो नॉर्मल हम लोग दिए हैं वो ऑलमोस्ट नॉर्मल ही रहेगा। ओके, जुलाई में नॉर्मल रेनफॉल की जो प्रेडिक्शंस हैं वही मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर विजय सरदाना भी हमारे साथ मौजूद हैं, एग्री इकोनॉमिस्ट। विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो मॉनसून लेट हुआ, जिसकी वजह से किसानों ने बुआई लेट की। अब एकदम से मॉनसून ने पूरी तरीके से एरिया कवर किया है। पूरी तरीके से किसानों को अब तक बुआई का मौका नहीं मिला है। आपके एनालिसिस क्या कहता है विजय जी, कितना इम्पैक्ट हुआ होगा प्रोडक्शन पे, या कितना और इम्पैक्ट हो सकता है उत्पादन पे, क्योंकि जिस तरीके से मॉनसून की चाल रही है? सबसे पहले आपको और दर्शकों को सबको प्रणाम। देखिए, जहां तक बात है मॉनसून की, निश्चित रूप से मॉनसून डिलेड है, उसका असर हमने सोइंग पे देखा है। और क्योंकि अनसर्टेनिटी थी, इसलिए काफी एरिया में इस बार जो कोर्स सीरियल्स हैं उनकी बुआई पिछले साल से ज्यादा हुई है, क्योंकि शायद किसानों को भरोसा नहीं था कि बारिश आ जाएगी। तो जहां पे कोर्स सीरियल की बुआई हो गई है वहां से अब क्रॉप शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन बाकी जगह पे जहां पे अभी पूरी तरह से बुआई नहीं हुई है वहां पे बुआई में तेजी आएगी। ये बात हमें देखनी होगी। जहां तक बात है बाकी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो पैडी को लेके है कि पैडी के एरिया में कम हुई है बुआई, लेकिन हमारे यहाँ स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरप्लस रहता है हमेशा पैडी। तो एज ए क्रॉप उसमें कोई क्राइसिस की उम्मीद नहीं है अगर एरिया भी पूरी तरह से सोइंग में नहीं आता है तो। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉटन को लेकर। कॉटन क्योंकि कैश क्रॉप है, और जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल चल रही है, इन्फ्लेशन प्रेशर है, तो मुझे नहीं लगता कि जो एरिया कम हो रहा है कॉटन का, निश्चित रूप से थोड़ा सा डोमेस्टिक प्राइस इंप्रूव हो सकता है, लेकिन वो किसानों के लिए अच्छा है। कम से कम कुछ एक क्रॉप में अगर उनको अच्छे रेट मिल जाते हैं, शायद थोड़ी शॉर्टेज ही हो जाए लेकिन क्राइसिस नहीं होगी, और अगर रेट इंप्रूव होते हैं और किसान अगर उस बाजार का फायदा उठाते हैं तो किसानों के लिए भी वो अच्छा है। रही बात हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, वहां पे ओनियन और पोटैटोज में चैलेंज नहीं दिख रहा है, लेकिन टोमेटो की जहां तक बात है, जैसे बारिश आएगी तो आपके पास जितना एरिया बचा हुआ है, जिस तरह से अभी रेट चल रहे हैं टमाटर के, मुझे लगता है किसान काफी आकर्षित होंगे टोमेटो को लेके, और आने वाले दिनों में आप वहां पे भी प्राइस कंट्रोल देख पाएंगे।
अच्छा विजय जी, आपने पैडी की बात की तो मैं एक चीज आपसे और समझना चाहूंगी। ऑल्दो आपने कहा कि उत्पादन के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमें कंफर्ट है अगर उत्पादन कम भी रहा तो। 26% बुआई अब तक कम हुई है, लेकिन जैसे जैसे मॉनसून ने प्रोग्रेस की है हमने पैडी के सोइंग में भी पिकअप आते हुए देखा है। अब जैसे जर्मन जी कह रहे हैं कि आगे बारिश ठीक रहेगी, फिलहाल कोई ऐसी चिंता नजर नहीं आ रही है। अल्नीनो को लेकर भी अभी उन्होंने कुछ कमेंट नहीं किया कोई चिंताजनक, तो क्या ये एक्सपेक्ट करके चलें कि यहाँ से जो ये गैप है वो फिल हो पाएगा? देखिए, ये देखना होगा कि कुछ पैडी एरिया में अगर किसानों ने ऑलरेडी कोर्स सीरियल्स लगा दिया है, या मिलेट्स की जैसे हम बात करते हैं, अगर उन्होंने ऑलरेडी वहां पे लगा दिया है तो वो एरिया कन्वर्ट नहीं होगा। थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट की उम्मीद है पैडी को लेके, और उसमें कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। इनफैक्ट किसानों को कोर्स सीरियल्स को लेके जिस तरह से डिमांड रही है, पब्लिसिटी बढ़ रही है क्रॉप की, तो प्राइस रियलाइजेशन पैडी से ज्यादा मिलने की उम्मीद है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फूड सिक्योरिटी चैलेंज है या किसानों की इनकम को लेके भी कोई चैलेंज हो। अच्छा, पल्सेस को लेकर स्थिति कैसी नजर आ रही है? इनफैक्ट अभी हम वंदना से भी बात कर रहे थे, पल्सेस में तुअर दाल के भाव ऑलरेडी हमने काफी बढ़ते हुए देखे हैं। बुआई यहाँ इम्पैक्ट हुई है मॉनसून प्रोग्रेस की वजह से। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बुआई रिकवरी को लेकर प्लस प्राइसेस को लेकर? और प्राइसेस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी दिख रही है कि अगर हम पल्सेस या फिर तुअर दाल की स्पेशली बात करें? देखिए, पल्सेस और ऑयल सीड्स ये सबसे बड़ी चिंता है। अगर हम सीरियल्स को छोड़ दें, कोर्स सीरियल्स को छोड़ दें, हिंदुस्तान की पेरिनियल प्रॉब्लम अगर कोई है वो पल्सेस और ऑयल सीड्स है। और जिस तरह से हमने देखा है कि जो बुआई कम हुई है पल्सेस को लेके, वो वास्तव में चिंता की बात है, क्योंकि पल्सेस में एमएसपी भी बहुत है। इसका मतलब ये है कि जो पल्सेस के लिए बीज मिल रहे हैं किसानों को, वो बराबर नहीं मिल पा रहे या वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही, जिसके कारण अगर किसान पल्सेस की तरफ मूव भी करता है तो उसको ये क्रॉप प्रॉफिटेबल नहीं दिख पाती है। इसीलिए वो डाइवर्ट होता है दूसरी क्रॉप्स को लेके, जो एक चिंता की बात है। तो बिसाइड्स मॉनसून, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पल्सेस में एक बहुत बड़ी चुनौती है। पल्सेस और ऑयल सीड्स में भारत सरकार को एमएसपी के अलावा, मॉनसून के अलावा जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है कि हमारे जो पल्स के बीज हैं, ऑयल सीड्स के बीज हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे कम है। और इतना रिसर्च पे खर्चा होने के बाद भी हम वो बीज पैदा नहीं कर पा रहे हैं जो किसान आकर्षित हो इन पल्सेस की तरफ। सिर्फ एमएसपी के भरोसे ये काम नहीं चलेगा, और ये ओवरऑल चिंता की बात है। तो या एक्सपेक्ट करके चले कि ऑयल सीड्स हो, जैसे वंदना भी कह रही थी, सरसों हो या फिर तुअर दाल हो, यहाँ से भाव और थोड़े ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि सरसों की तो आमतौर पे अब डिमांड भी बढ़ना शुरू हो जाती है। देखिए, एक बात आपको समझनी होगी, जैसे जैसे सरसों के रेट बढ़ते हैं वैसे वैसे सरसों में मिलावट बढ़ती है। तो इसमें दोनों नुकसान है, किसान के लिए भी नुकसान है, क्योंकि जितना हम सरसों पैदा करते हैं उससे कई गुना ज्यादा हम सरसों का तेल बेच देते हैं। और ये भारत सरकार की एफएसएसएआई की कमजोरी है कि कंज्यूमर को मिलावटी तेल मिलता है और किसान को पूरा रेट नहीं मिलता है। तो सरसों की ट्रेजेडी बहुत खराब है। दूसरी तरफ से हमें देखना होगा कि जो पल्सेस है, जैसा मैंने पहले कहा कि रेट निश्चित रूप से ऊपर जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है पल्सेस में कि आपके पास इंटरनेशनल सप्लाईज भी नहीं है, ताकि आप उसको आयात करके, जैसे तेलों में होता है, आप आयात करके उसको प्राइस को स्टेबलाइज कर लें। तो पल्सेस का चैलेंज काफी कॉम्प्लेक्स है। ऑयल सीड्स में जहां तक बात है, सरसों के अलावा बाकी तेल आप आयात कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोई मिलावटी तेल है तो वो है सरसों का तेल। इस बात को कंज्यूमर्स को भी समझना होगा और सरकार को भी समझना होगा। इसका नुकसान एक तरफ कंज्यूमर को होता है और दूसरी तरफ किसान को। ओके, चलिए, तो फिलहाल यही है कि स्थिति तो बेटर हुई है सोइंग नंबर्स के हिसाब से, लेकिन रीजन स्पेसिफिक देखें तो महाराष्ट्र में ऑलरेडी 10 से 15 दिन सोइंग डिले चल रही है। पहले बारिश ना होने की वजह से डिले हुआ और अब कंसिस्टेंटली पोरिंग की वजह से भी किसान सोइंग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, स्थिति थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई दिखाई दी और आगे मानसून की चाल भी बेटर नजर आ रही है। लेकिन चिंता ऑयल सीड, स्पेशली सरसों और पल्सेस को लेकर बनी हुई है। शुक्रिया विजय जी आपका और जर्मन जी आपका भी इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ वंदना भारती बनी हुई हैं, एनएस रामास्वामी भी हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। आप देखते रहिए कमोडिटी 360 डिग्री।
दे रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। एनएस रामास्वामी हमारे साथ बने हुए, पहले ले लेते हैं उनकी टॉप कॉल्स और उसके बाद अगले कमोडिटीज पर करेंगे चर्चा। रामास्वामी जी नमस्कार, बताइए पहले तो आपकी टॉप रिकमेंडेशंस क्या हैं? मुझे टॉपिक कच्चे तेल का लग रहा है, क्रूड ऑयल में बहुत ही बुलिश ट्रेंड लगी रहा है। वहां पर हमें देखना है कि 5 और 6 तारीख को जिस तरह का ऑयल इंडस्ट्री का जो सेमिनार होने जा रहा है, जहां सऊदी के किस तरह का कमेंट्स होगा, और यूएस नॉन फार्म पेरोल भी एक बहुत मुद्दे की बात है जो शुक्रवार को 7 जुलाई को आ रही है नंबर्स, और जिस तरह एफओएमसी के मिनट्स की भी डिस्कशन होगा 5 जुलाई को। तो ये सारे जो ट्रेंड है एक तरफ देने की संभावना है। फर्स्ट हाफ में हमने देखा 2023 में बहुत सारे कंसर्न्स थे कच्चे तेल में, क्योंकि राइजिंग इकोनॉमी होगा या नहीं, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही थी। हमने देखा कि शेल की प्रोडक्शन बढ़ रही थी और लोअर सप्लाई का एनर्जी कंजम्पशन की बहुत सारे कंसर्न्स थी फर्स्ट हाफ में। पर सेकेंड हाफ थोड़ा बहुत कच्चे तेल के लिए पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह का सप्लाई सरप्लस जो अब तक चल रही है वो शायद आगे जाके एक डेफिसिट के तौर पर भी जाने की संभावना है। जिस तरह सऊदी ओपेक कट की जो अक्टूबर महीने से बात कर रहे थे, अब शायद उनको इस तरह का एक WTI में उनको $75 का एक प्राइस आउटलुक देख रहे हैं, और ब्रेंट में भी $80 की तरफ देख रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि चाइनीज डिमांड और उनके तरफ से इकोनॉमिक स्टिमुलस वगैरह आने से, और यूएस डिमांड जो है हॉलिडे सीजन के वजह से वहां पर जो ट्रैवल एंड एयरलाइंस में डिमांड जिस तरह बढ़ रही है, हमें लग रहा है कि कच्चे तेल एक अच्छा काउंटर बनते जा रही है। और 22 जून का जिस तरह इन्वेंट्री का ड्रॉडाउन हुआ था 11 मिलियन बैरल का, ये एक इंडिकेशन दे रही है, और 28 जून को भी एक 6 मिलियन बैरल का ड्रॉडाउन हुआ था। तो हमें लग रहा है कि कच्चे तेल में करीब 5840 के आसपास जो MCX वायदे में जो चल रही है, लगभग लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने से 6100 तक का एक शॉर्ट टर्म नजर आ रही है। 6185 भी जा सकती है ऑन ए मीडियम टर्म, और डॉलर टर्म्स में करीब 73.5 तक जा सकती है। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपको मिली है क्रूड पर, जहां पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं रामास्वामी। वंदना, आपकी टॉप कॉल क्या है? दीपाली, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बाइंग जो है वो एग्री कमोडिटीज में रिटर्न आएगी, जो कि